अभिषेक ने फिर अपने विनय सर से कहा, अरे सर, वही लड़की जो परसों रात रुकी हुई थी सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से, और आपने उसको कहा था अभिषेक के साथ घर चले जाना। विनय ने घूरते हुए अभिषेक की तरफ देखा और कहा, अभिषेक, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम पागल तो नहीं हो? कैसी बातें कर रहे हो? ना ही कोई सिस्टम खराब हुआ था और ना कोई लड़की रुकी थी और ना ही मैंने किसी को कहा था तुम्हारे साथ जाने के लिए। विनय ने इतना कहा तो अभिषेक के चेहरे की तो मानो हवाई यही उड़ गई और अभिषेक वहां से तुरंत ऊपर ऑफिस में गया और वहां उसने प्रदीप सर से कहकर सभी लोगों के नाम फोटो देखे जो कॉल सेंटर में जॉब करते थे, पर वहां आरती नाम कोई नहीं था। अब अभिषेक को तो मानो 11,000 वोल्टेज बिजली का झटका लगा हो। उसके बाद अभिषेक ने वहां सभी लोगों को वो फोटो दिखाया जो आरती के व्हाट्सएप डीपी में थी, लेकिन कॉल सेंटर में जॉब करने वाले कोई भी कर्मचारी उस लड़की को नहीं पहचानते थे। अभिषेक कॉल सेंटर पर ही था, लेकिन बार बार आरती को फोन लगाने की कोशिश भी कर रहा था। फोन से बस एक ही आवाज आ रही थी, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। अभिषेक ने सोचा क्यों ना इस नंबर को चेक कर लिया जाए कि किसके नाम पर है और कब से बंद है। अभिषेक ने ऑफिस में ही नंबर को सिस्टम में डालकर सर्च करने की कोशिश करी तो मानो अभिषेक के तो होश ही उड़ गए और कंप्यूटर की स्क्रीन देखकर तो मानो अभिषेक की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसने देखा ये नंबर तो किसी आरती मल्होत्रा के नाम से रजिस्टर है, लेकिन ये नंबर लगभग 3 साल से बंद है। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 दिन से रोज रात में इसी नंबर पर चैटिंग कर रहा था और कॉल पर भी बात करी, लेकिन रात को 3:30 बजे के बाद अचानक फोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है और दूसरी तरफ से वो नंबर ऑफलाइन दिखाने लगता था। अभिषेक अक्सर चकरा रहा था और उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसने ये तो ठान लिया था अब पता तो लगा कर रहेगा आरती का। इसलिए तुरंत वो कॉल सेंटर से निकला और अपनी बाइक लेकर उसी जगह पर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी जहां उस दिन आरती उतरी थी। अभिषेक सामने की गली में बाइक लेकर गया जहां आरती ने बताया था कि मेरा घर है। अभिषेक गली के अंदर आगे तक चला गया, लेकिन उसको वहां कोई घर नजर नहीं आया, पर अभिषेक ने भी सोच लिया था कि वो अब आरती का पता लगा कर ही रहेगा कि वो बस रात के 12 बजे के बाद ही क्यों फोन और मैसेज करती है और 3:30 बजे के बाद उसका फोन बात क्यों हो जाता है। अभिषेक सामने की गली में बाइक लेकर गया जहां आरती ने बताया था कि मेरा घर है। अभिषेक गली के अंदर आगे तक चला गया, पर उसे वहां कोई घर नहीं दिखा, पर उसने सोचा आगे जो बस्ती है शायद आरती वही रहती हो। अभिषेक उस बस्ती को बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि पहले वह यहाँ हमेशा आया करता था साक्षी को घर छोड़ने और उसको लेने के लिए। साक्षी अभिषेक की गर्लफ्रेंड थी जिसकी अचानक मौत हो गई थी लगभग 3 साल पहले। बस तभी से अभिषेक ने इधर आना बंद कर दिया, क्योंकि अभिषेक को साक्षी की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा था। लेकिन अब अभिषेक उन बातों को भुला चुका था और अपनी जिंदगी में बिजी था और आज आरती को ढूंढता हुआ फिर इस बस्ती में आ गया था। उसने बस्ती में लोगों को आरती की फोटो दिखाई तो सब अभिषेक को बड़ी विचित्र निगाहों से देख रहे थे। बस्ती के लोगों ने बताया ये आरती मल्होत्रा है, पर इसकी मौत तो 3 साल पहले ही हो गई थी। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर जब बस्ती के लोगों ने अभिषेक को आरती का घर दिखाया तो मानो अभिषेक के पैरों तले से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि वो घर तो साक्षी का था। तभी अभिषेक ने पूछा कैसे हुई थी आरती की मौत। बस्ती के लोगों ने बताया आरती को एक बहुत खतरनाक जानलेवा बीमारी थी और रोज वो दवाई खाकर ही जिंदा रहती थी। डॉक्टर ने बताया था कि एक दिन भी उसकी दवाई मिस हो गई तो उसकी जान जा सकती है। उसकी बहन साक्षी एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी और अपनी बहन का इलाज भी करवा रही थी। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उसकी बहन साक्षी घर आई ही नहीं और आरती के पास भी कोई दवाई नहीं बची हुई थी और उसी का रास्ता देखते देखते आरती की जान चली गई। और बस्ती वालों ने ये भी बताया कि जब साक्षी कई दिनों तक घर नहीं आई तो पुलिस ने उसकी खोज शुरू कर दी और बाद में पुलिस वालों को साक्षी की लाश फ्लाईओवर के नीचे 2 हिस्सों में कटी हुई मिली थी। बस्ती वालों के मुंह से ये सब सुनकर तो अभिषेक के मानो पसीने छूटने लगे और वो तुरंत वहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चला गया। घर जाते ही उसने अपनी बाइक खड़ी करी और चाबी और हेलमेट साइड में फेंक कर सीधा अपने रूम में बेड पर लेट गया। अभिषेक मानो समझ चुका था कि उसके साथ 2 दिन से ये क्या हो रहा है और शायद क्यों हो रहा है।
अब अभिषेक को एक अजीब सा डर लग रहा था, इसलिए उसने सोचा आज कहीं नहीं जाऊंगा, बस घर पर लेटा ही रहूंगा। उसने कॉल सेंटर में विनय सर को फोन करके बता दिया, सर आज मैं ड्यूटी पर नहीं आऊंगा। विनय सर ने कारण पूछा तो अभिषेक ने कहा, सर आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। अभिषेक की बात का जवाब देते हुए विनय सर ने कहा, चलो ठीक है तुम आराम कर लो, वैसे भी तुम्हें आराम की जरूरत है, आज दिख ही रहा था। इतना कहकर विनय सर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अभिषेक ने सोच लिया था आज कंबल ओढ़कर सो जाऊंगा बस। उसके बाद अभिषेक सो गया और जब अभिषेक की आंख खुली तो रात के लगभग 8 बजे बज रहे थे। अभिषेक बिस्तर से उठा और सोचा बाहर जाकर कुछ खाता हूँ, क्योंकि भूख भी लग रही थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला, बाहर अंधेरा हो चुका था। अभिषेक थोड़ा बाहर गया कि उसको पता नहीं क्या हुआ कि फिर वापस रूम में ही आ गया। अभिषेक को शायद बाहर जाने से डर लग रहा था। आज जब से अभिषेक उस बस्ती से लौटा था तब से एक अभिषेक को एक अजीब सा डर लग रहा है। अभिषेक ने सोच लिया था अब ऑनलाइन ही खाना मंगवाए। उसके बाद अभिषेक ने ऑनलाइन ऑर्डर करके ही खाना मंगवाया और खाकर फिर से जाकर कंबल ओढ़कर सो गया। लेकिन आधी रात में अभिषेक की आंख फोन की घंटी बजने से फिर खुली। अभिषेक ने अपना सर कंबल से बाहर निकाला, सामने लगी घड़ी पर नजर पड़ी तो रात के ठीक 12 बज रहे थे। अभिषेक ने टेबल पर रखा हुआ फोन उठाया तो उसकी धड़कनें तो मानो रुके ही गई हो और उसे ऐसा लग रहा था उसके कि बदन पर चारों चींटियां एक साथ काट रही हूँ, क्योंकि फोन की स्क्रीन पर साफ साफ लिखा आ रहा था आरती मल्होत्रा। पर अभिषेक ने फोन रिसीव नहीं करा और फोन लगातार बजता रहा। अभिषेक की हालत अब बिल्ली से डरे दुखे एक खरगोश की तरह हो चुकी थी और थोड़ी देर में उसी फोन में एक बाद एक लगातार मैसेज आने लगे। अभिषेक ने फोन को टेबल से उठाया भी नहीं, वो बस ऊपर व्हाट्सएप मैसेज नोटिफिकेशन मैं ही देख रहा था। उसमें लिखा था, अभिषेक अब तो जान ही गए हो मैं कौन हूँ। अभिषेक ने इतना ही पढ़ा था कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसने फोन तुरंत उठाया और स्विच ऑफ करके टेबल के पास फेंक दिया और खुद एक छोटे बच्चे की तरह बेड के नीचे जाकर दुबक गया। लेकिन थोड़ी देर में ही वो फोन जो उसने स्विच ऑफ करके फेंक दिया था वो फिर से बजने लगा। अभिषेक यही सोच रहा था, फोन तो स्विच ऑफ कर दिया तब कैसे बज रहा है। उसने फोन उठाकर देखना चाहा तो दूसरी तरफ से आवाज आने लगी, अभिषेक मरना तो आज तुमको पड़ेगा, तुमने जो हमारे साथ किया उसकी सजा तो तुम्हें आज मिलकर रहेगी। अभिषेक ने इतना सुना और वो रोने लगा और बिलखते हुए गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई थी। अभिषेक ने इतना ही कहा कि उसकी नजर सामने रूम के दरवाजे के पास पड़ी तो उसकी जान मानो हलक में अटक गई हो, क्योंकि सामने आरती और साक्षी दोनों खड़े थे। अभिषेक रोते हुए जमीन पर गिर गया और बस एक ही बात कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। साक्षी, मैंने जानबूझकर तुमको नहीं मारा। पर और सामने खड़ी साक्षी और आरती दोनों अभिषेक के पास आ गयी। अब अभिषेक की हालत तो पहले से ही खराब थी, इसलिए उसके मुंह से कुछ भी साफ साफ नहीं निकल रहा था। साक्षी ने अपनी बड़ी डरावनी और खतरनाक आवाज में कहा, तुझे माफ कर दूं, तुझ पर मैंने इतना भरोसा किया, तुझसे प्यार किया और जिंदगी भर तेरे साथ रहने का सपना देखा, लेकिन तूने मेरे साथ क्या करा। तूने उस दिन मेरी नहीं, मेरे साथ साथ मेरी बहन की भी जान ले ली। तू दो जिंदगी खत्म करने के बाद अब माफी मांग रहा है। तूने उस दिन मुझे माफ किया था जब मैं तुझसे रो रो कर अपनी जान की भीख मांग रही थी, तड़पड़ मर रही थी मैं उस फ्लाईओवर के नीचे, लेकिन तूने पहले मुझे प्यार के बहाने वहाँ लेकर गया और फिर तूने मेरे साथ क्या किया भूल गया तू। और अब तू किस मुंह से माफी मांग रहा है। और बाद में मेरी 2 हिस्सों में कटी हुई लाश फ्लाईओवर के नीचे फेंक दी थी। आज तुझे सारा हिसाब देना होगा। इतना ही कहा था साक्षी ने और तुरंत उसको हवा में ही पंखे पर टांग दिया और पंखा फुल स्पीड में चला दिया। अभिषेक की चीखने चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंजती रही थी और थोड़ी देर बाद अभिषेक के शरीर के कई टुकड़े होकर पूरे रूम में बिखर गए थे। 3 साल पहले अभिषेक ने आरती की बहन साक्षी के साथ जो किया वो मरने के बाद साक्षी और आरती ने अभिषेक के साथ करके अपना बदला पूरा कर लिया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना और मजे लेना खौफनाक भूतिया कहानी का। और अपना ख्याल रखना। बाय दोस्तों।